Okay, let's begin, my dear students. Today we'll start with class number 3 of capital gain chapter. और क्लास नंबर 3 में हम लोग लास्ट क्लास जहां तक स्टडी किए थे उसके आगे फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे. आज हम लोग को ये नोशनल सेल कंसिडरेशन टॉपिक से बिगिन करना है. नोशनल सेल कंसिडरेशन. नोशनल सेल का मतलब होता है आपका काल्पनिक सेल. अगर मैं हिंदी में आपको समझाऊं तो काल्पनिक सेल. समझ में आ गया ना? ये एक्चुअल सेल नहीं होता है. तो नोशनल सेल कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा इसके ऊपर सम्स बनाने में काम आएगा. जब आप ये थ्योरीज को समझ जाओगे कौन कौन सा सिचुएशन होगा जहां पर ये नोशनल सेल समझा जाता है, ये सारा चीज आप लोगों को समझना है. पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थ्योरीज को जो लेक्चर्स हो रहे हैं इसको काफी ध्यान से समझोगे तभी जाकर के आप प्रॉब्लम सब में इसको आप अप्लाई कर सकते हो सही तरीके से. देखिए क्या आपको बोला है. In some cases, notional sales value is considered rather than the actual sales value. मतलब कभी कभी हम लोग एक्चुअल सेल्स वैल्यू के बजाय हम क्या कंसिडर करते हैं? नोशनल सेल्स वैल्यू को कंसिडर करते हैं. हम लोग सेल्स कंसिडरेशन, माय डियर स्टूडेंट्स, आज से 2 क्लास पहले आपने जब पहला दिन फॉर्मेट पढ़ा था तो आप लोग सेल्स कंसिडरेशन के बारे में पढ़ाई किए थे. सेल्स कंसिडरेशन में से हम लोग माइनस करते हैं अपने कमीशन, ब्रोकरेज एक्सेट्रा, तो एनएससी हमें पता चलता है, नेट सेल्स कंसिडरेशन हमें पता चलता है. ठीक है, आप लोग ना इस साइड बैठो, अच्छा रहेगा. नेट सेल्स कंसिडरेशन. तो यहां से आपका क्या हम लोग यहां पे बोला है कि जो सिचुएशंस, जो केसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, इन केसेस में आपको बोला है कि एक्चुअल सेल्स वैल्यू के बजाय हम लोग अगर नोशनल सेल्स वैल्यू लेंगे तो ये ज्यादा ये लिया जाता है. ये सिचुएशंस क्या क्या है सेक्शंस के साथ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं. सो आप लोग इसको काफी अच्छे से ध्यान दीजिएगा. मैं सेक्शंस के साथ इन सारे चीजों को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. देखिए आपको पूरा यहां पे दिया हुआ है, पूरा ऑल सेक्शंस यहां पे आपको मेंशन किए गए हैं. ध्यान से देखिएगा आप लोग. सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A. सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A. यहां पे आपको क्या बोला है? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स. अगर आपका कोई कैपिटल एसेट्स है वह डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, और डिस्ट्रॉय होने के बाद आपने उस कैपिटल एसेट्स का इंश्योरेंस करा के रखा था और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्या दिया? कॉम्पनसेशन दिया. तो ये बोला है कि अगर इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हो रहा है वैसे कैपिटल एसेट्स के ऊपर जो कैपिटल एसेट्स डिस्ट्रक्शन से डिस्ट्रॉय हो गया है, ऐसे सिचुएशन में हम लोग एक्चुअल सेल्स वैल्यू उसको बेचते तो कितना मिलता, वो तो हमें नहीं मिला क्योंकि वह एसेट्स क्या हो गया? डिस्ट्रॉय. उसके बदले हमें इंश्योरेंस कंपनी क्या दे रही है? कॉम्पनसेशन दे रही है. तो हम लोग ऐसे समय में एक्चुअल सेल्स वैल्यू को नहीं लेकर के उसका नोशनल सेल्स वैल्यू कंसीडर करते हैं जो कि काल्पनिक सेल्स वैल्यू है. ठीक है, देखिए यहां पर डिम्ड वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कौन सा लोगे आप लोग? मतलब अगर यहां पर ऐसा सिचुएशन है, आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि एक ऐसा कैपिटल एसेट है जो डैमेज की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने उसके बदले हमें कॉम्पनसेशन दिया 5 लाख रुपए का, तो आपको यहां पर डिम्ड वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आप कौन सा लोगे? मतलब कंसीडरेशन वैल्यू कौन सा मान लिया जाएगा? डिम्ड वर्ड का मतलब होता है मान लिया जाना. ठीक है, तो यहां पर कौन सा मान लोगे? बोला कंपनसेशन रिसीव्ड इन कैश और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ द रिसीट्स ऑफ द एसेट्स रिसीव्ड एज कंपनसेशन. या तो जो कैश में कंपनसेशन मिलेगा उसको हम ले लेंगे या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ रिसीट होगा उस वैल्यू को ले लेंगे. ठीक है ना, दोनों में से जो वैल्यू दिया रहेगा आपके सम्स में उसको लिया जाएगा एज कंपनसेशन, उसको कंसिडर किया जाएगा. दूसरा आपका सिचुएशन यहां पर क्या है मेरे बच्चों? सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 में याद रखते चलिए एक एक पॉइंट को, ये सारा सम्स में आपको यूज करने मिलेगा मेरे बच्चों. दूसरा पॉइंट आप देखिए, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड. जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ कैपिटल एसेट्स हैं. कैपिटल एसेट्स है जैसे कि हमारे पास बहुत सारा घर में फर्नीचर है. ठीक है, ऑब्वियसली ओल्ड है, हम यूज करते हैं घरों में, लेकिन हमने सोचा कि ओल्ड फर्नीचर का हम बिजनेस ही कर लेते हैं. समझ में आया? मेरे पास काफी सारे फर्नीचर है, मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, हर जगह पे बहुत सारे ओल्ड फर्नीचर है. मैं बोला कि इतने ओल्ड फर्नीचर हो गया, मैं इसी का बिजनेस शुरू करता हूं. ओल्ड फर्नीचर का होता भी है, आपको पता भी है. तो मैंने अपने कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब अब मैं उसकी ट्रेडिंग ही स्टार्ट कर दिया. तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपने बिजनेस को अपना पर्सनल एसेट्स सेल आउट कर रहा हूं.
मैं अपना पर्सनल एसेट्स बिजनेस को क्या कर रहा हूं, सेल आउट कर रहा हूं, स्टॉक इन ट्रेड में अगर कन्वर्ट कर रहा हूं तो ऐसे समय में भी कौन सा वैल्यू को कंसिडरेशन वैल्यू माना जाएगा? यहां पे लिखा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। जिस दिन कन्वर्जन होगा एसेट्स, कैपिटल एसेट्स जिस दिन आपका स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होगा, आपका कोई पर्सनल कैपिटल एसेट्स है उसको अगर आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दोगे तो ऐसे सिचुएशन में फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ द कन्वर्जन, उसको ही हम लोग कंसिडरेशन वैल्यू समझेंगे। दो सिचुएशन आपने समझा, एक आपका कैपिटल एसेट्स अगर डिस्ट्रॉय हो गया उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देगी, तब के लिए आपने समझा। दूसरा सिचुएशन आपका क्या था कि अगर आपने अपना पर्सनल कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। ज्वेलरी बहुत सारा है घर में, बोला आप ज्वेलरी का शॉप ही खोल लेते, समझ में आया ना? होता है ऐसे, लोग कर सकता है, इसलिए गवर्नमेंट पहले से रूल बना के सब चीज का रखा है। तीसरा सिचुएशन सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वो सारी परिस्थितियां जहां पर हम लोग नोशनल सेल्स वैल्यू को कंसीडर करते हैं। देखिए सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 में बोला ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय अ पार्टनर मेंबर टू अ फर्म, बाय अ पार्टनर और मेंबर टू अ फर्म एओपी बीओआई एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यहां पर कोई कैपिटल एसेट्स, आप लोग पार्टनरशिप फर्म के बारे में जरूर कभी ना कभी अकाउंट्स में पढ़ाई किया होगा, और आपने ऐसा भी पार्टनरशिप फर्म पढ़ने के दौरान ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस के बारे में जरूर सुना होगा कि कोई पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूशन करने के लिए वह कैश कंसिडरेशन के बदले उसने प्लांट दे दिया, फर्नीचर दे दिया। ऐसा पढ़ा था कभी तुम लोगों को? तो अगर पार्टनरशिप फर्म का या एसोसिएशन ऑफ पर्सन का या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का कोई अगर मेंबर अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बजाय कोई कैपिटल एसेट्स अपने बिजनेस को देता है, ठीक है, हम ये तीन लोग मिलकर के पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना, और ये तीन लोग पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो मैंने कैपिटल कैश में दिया, इसने बोला सर हमारे पास कैश नहीं है लेकिन हमारे पास बहुत सारा कुछ ऐसे एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स जो अपने बिजनेस में यूज हो सकता है, हमारे पास बहुत सारा एसी पड़ा हुआ है, हम लोग ऑफिस में एसी चाहिए, मैं आपको वो दे सकती हूं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वही उसका कैपिटल वैल्यू एसेट्स कंट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन यहां पर कौन सा वैल्यू लिया जाएगा? द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक वैल्यू ऑफ द फर्म एओपी बीओआई एज वैल्यू ऑफ सच एसेट्स। जिस दिन वह एसेट्स देगी या देगा उस दिन उस नए बिजनेस यानी नए पार्टनरशिप बिजनेस के जो हम लोग कर रहे हैं जिसके लिए वो एसेट्स लिया जा रहा है, या ओल्ड बिजनेस भी हो सकता है, ओल्ड में भी लोग कई बार कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिड में करते हैं, तो जिस वैल्यू पे पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बुक ऑफ अकाउंट्स में वो एसेट्स रिकॉर्ड होगा, वही वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? डिम्ड वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन समझेंगे, ठीक है। वो तो अपने मिल बैठ के बात कर लेंगे ना कि कितना वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। उसके बाद से मतलब जो वैल्यू पे बिजनेस, जिस बिजनेस में वो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, उस एसेट्स का जिस बिजनेस में कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जैसे कैपिटल एसेट्स पार्टनरशिप फर्म में दिया, तो पार्टनरशिप फर्म के बुक में कितने वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, वही वैल्यू को हम लोग डिम्ड वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन समझते हैं। क्लियर ना? नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 का। आप सारे पॉइंट को काफी ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 4, इसमें बोला ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय अ फर्म एओपी बीओआई टू पार्टनर और मेंबर बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इट्स डिसोल्यूशन। देखिए बात क्या लिख दिया यहां पर, बोला है कि कैपिटल एसेट्स कोई फर्म, पिछली बार इंडिविजुअल ने फर्म को एओपी बीओआई को ट्रांसफर किया था, इस बार उल्टा खेला है। इसमें क्या बोला आपको कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इस बार अपने डिसोल्यूशन पे एज कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है। किनको? अपने पार्टनर्स को, अपने मेंबर्स को। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय अ फॉर्म एओपी बीओआई टू पार्टनर और मेंबर बाय वे डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से ऑन इट्स डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों दे रहा है? जैसे मान लो कि हिसाब हुआ पूरे पार्टनर्स लोगों का बैठ करके, और कोई लोग 2 लाख रुपया पाता है, कोई लोग 5 लाख रुपया पाता है, कोई 3 लाख रुपया पाता है, तो इसके बदले उसने बोला कि एसेट्स ले जाओ, पैसे कहां हैं, इसीलिए तो डिसोल्यूशन हो रहा है। ऐसे होता तो डिसोल्यूशन ही क्यों होता? तो आप इसके बदले क्या लेकर के जाओ? एसेट्स लेके चले जाओ। तो उस दिन एसेट्स का वैल्यू जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स होगा, वही एसेट्स का फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, डिम्ड सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है। सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? एसेट्स रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन।
कंपनी है, कंपनी के केस में किसी कंपनी की अगर लिक्विडेशन हो रही है, जस्ट लाइक एज द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी का लिक्विडेशन होता है, ठीक है। तो ये लिक्विडेशन हो रहा है ना, तो यहां पर एसेट्स, अगर कोई शेयर होल्डर को बदले में एसेट्स मिल रहा है, हमने कंपनी का शेयर खरीदा था, 2 लाख शेयर हमारे पास था, हमें बहुत पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन हमें बदले में क्या मिल रहा है, कैपिटल एसेट्स कोई मिल रहा है। तो मनी, कौन सा वैल्यू को हम लोग कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ द एसेट्स लेंगे, मनी सो रिसीव्ड और द मार्केट वैल्यू ऑफ द अदर एसेट्स ऑन द डेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट असेस्ड एज डिविडेंड। मतलब डिविडेंड का अमाउंट मेरा उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, जो डिविडेंड हम पाते हैं, फिर उसके बाद से जो वैल्यू होगा वही वैल्यू को यहां पर कंसिडरेशन वैल्यू समझा जाएगा। ये सारी चीजें आपको सम्स करते वक्त जरूरत पड़ेगा। देखिए यहां पर सेक्शन 48 का 5th प्रोविजन में क्या लिखा है, सेक्शन 48 का 5th प्रोविजन, अगर आपसे सेक्शन ना याद हो सके तो बिल्कुल मत याद करो, लेकिन ये आपको लास्ट वाला कॉलम जो है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेमोराइज रखना होगा, ठीक है। शेयर, डिबेंचर और वारंट्स ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉय बाय वे ऑफ गिफ्ट और अंडर एन इरिवोकेबल ट्रस्ट, इरिवोकेबल जो रिवोक नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रेक नहीं किया जा सकता, वैसे ट्रस्ट के थ्रू शेयर डिबेंचर्स और वारंट्स ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉय बाय वे ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट के तरीके से अगर शेयर, वारंट्स और डिबेंचर ट्रांसफर किया जा रहा है या इरिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू ट्रांसफर किया जा रहा है, तब मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर को लेंगे। ये सब चीज दिया रहेगा आपके क्वेश्चंस में। सेक्शन 50C में हम लोग क्या करेंगे, ये वाले में देखिए आप लोग, सेक्शन 50C में ट्रांसफर इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, अगर लैंड ट्रांसफर हो रहा है, बिल्डिंग ट्रांसफर हो रहा है, या लैंड बिल्डिंग दोनों साथ में ट्रांसफर हो रहा है, तब वैल्यू डिटरमाइंड फॉर पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी समझ में आ रहा है ना, ट्रांसफर मतलब सेल होता है, अगर आप किसी को कोई लैंड बिल्डिंग सेल करते हो तो उसका एक स्टैंप ड्यूटी पेमेंट करना होता है, जो लोग अपने नाम से रजिस्टर कराएगा उसको स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है, और स्टैंप ड्यूटी पेमेंट करने के लिए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली जाती है बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलता है कि इस वैल्यू के ऊपर आपको स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा, इतना % देना होगा, तो वो वैल्यू को हम लोग यहां पर कंसिडर करते हैं। वैल्यू डिटरमाइंड फॉर पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी, मतलब स्टैंप ड्यूटी देने के पर्पज से जो वैल्यू लैंड बिल्डिंग का डिटरमाइन किया जाएगा, वही वैल्यू यहां पर डिम्ड सेल्स कंसिडरेशन माना जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को। इसके बाद बोला आपको यहां पर नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड, एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड, सेक्शन 51 के बारे में। ये देखिए क्या बोला है यहां पर आपको, अमेंडमेंट वाला सेक्शन है ये सब, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो, विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 15-16, कब से है ये, असेसमेंट ईयर 15-16 से। अभी असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 21-22 चल रहा है। अच्छा, any sum of money received as an advance or otherwise in course of negotiations for transfer of capital assets shall be taxable as income from other source if के बाद हम लोग पढ़ेंगे। बोला है कि कोई भी अगर मनी रिसीव किया जा रहा है एज एडवांस मनी, एडवांस के किसी भी फॉर्म में अगर मनी रिसीव किया जा रहा है, और किस लिए, इन कोर्स ऑफ निगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए, तब वो कौन से हेड में टैक्सेबल माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल माना जाएगा। अगर के बाद इधर कंडीशन में आ जाओ अगले पेज में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर सच सम इज फॉरफिटेड, अगर मान लो हमने किसी से एडवांस लिया कोई कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करने के लिए, और वह कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करने का अपना एडवांस एग्रीमेंट बनी था 5,000 रुपया, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 5,000 लिया है, और मान लो उस पर्सन ने इनकार कर दिया कि अब मेरा कैपिटल एसेट्स खरीदने का मूड बदल गया है, और मेरा और उसके बीच जो इनिशियल एग्रीमेंट हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि आप जो कुछ भी एडवांस किया आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। आप बाद में अगर खरीदने से इनकार करते हो तो हम अपना कैपिटल एसेट्स हम आपको बेचने के लिए तो तैयार कर रहे हैं, उसको रेडी टू सेल कर रहे हैं, और आप अगर एन मौके पे अगर मुकर जाओगे तो हम आपको एडवांस मनी नहीं देंगे। क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। और अगर फॉरफिचर हो गया तो ये कौन सा हेड में टैक्सेबल तब माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
या दूसरा कंडीशन, द नेगोशिएशन डू नॉट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट्स, और नेगोशिएशन ऐसा हुआ कि इससे कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर ही नहीं हो पाया। तो भी ये 56 सेक्शंस जो दिख रहा है ना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सेक्शन है। जब उस एक्सरसाइज में जाएंगे, चैप्टर में जाएंगे तो आपसे बात करेंगे। तो ये दोनों सिचुएशन में आपका ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होता है, वहां भी ये कनेक्शन मिलेगा आपको, याद रखिएगा आप लोग। फिर आपको यहां पर देखिए क्या बोल रखा है इस पेज में, यहां पे जो लाइन दिया था ना, ये देखिए 15-16 के पास यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, टॉप में दिखाई दे रहा है, ये उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे में देखिए क्या किया है। यहाँ पे बोला वेयर एनी कैपिटल एसेट्स हैज प्रीवियसली undergone negotiation for its transfer, any advance or other money received and retained by the SAC on or before 31st March 2014 is in respect of such negotiation shall be deducted from the cost for which the assets was acquired or the WDV of the fair value as the case may be। ये पहले का आपको लिख करके दिया है। 2014 ये अपना 15-16 से चालू हुआ है ना, यानी 1 अप्रैल 2015 से, तो 31 मार्च 2014 के पहले का ये सारा चीज दिखा है। अभी इसको पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, आपके काम का भी नहीं है, ठीक है। पहले का ट्रीटमेंट है, वो पहले का लिख के दिया कि पहले क्या होता था, तो नो नीड, उसको पढ़ना नहीं है आप लोगों को। अभी इधर चले आइए आप लोग, यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ कंपनसेशन पेड बाय द ट्रांसफरर, ठीक है ना। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी किसको हम लोग बोलते हैं? जो ट्रांसफर करता है उसको ट्रांसफरर बोलते हैं, जिसको ट्रांसफर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफरी बोलते हैं। जो ट्रांसफर करता है उसको ट्रांसफरर बोलते हैं, जो जिसको ट्रांसफर किया जाता है उसको हम लोग ट्रांसफरी बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हाँ या ना? देखो देखो ध्यान से इस पॉइंट को आप लोग, बोला ट्रीटमेंट ऑफ कंपनसेशन पेड बाय द ट्रांसफरर। ट्रांसफरर अगर कोई कंपनसेशन पेड कर रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, सम्स में कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे। बोला आप लोग को इफ ट्रांसफरर कमिट्स डिफॉल्ट एंड ट्रांसफरी रिसीव्स एनी कंपनसेशन, मतलब ट्रांसफर करने वाला ही कुछ डिफॉल्ट कर दिया, हो सकता है ऐसी बात? ऐसा इतिहास में हो सकता है या नहीं हो सकता है, या हुआ होगा कि नहीं कभी हुआ होगा? हो ही सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि ट्रांसफर करने वाले के साइड से भी कुछ डिफॉल्ट हो सकता है, तब ट्रांसफरी बोलेगा कि हमें चाहिए कंपनसेशन, ठीक है। इफ ट्रांसफरर कमिट्स डिफॉल्ट एंड ट्रांसफरी रिसीव्स एनी कंपनसेशन अपार्ट फ्रॉम रिफंड ऑफ एडवांस मनी, एडवांस मनी तो ट्रांसफरी को मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा वो बोलेगा कि आपके वजह से हम होल्ड करके रखे थे, मेरा काम नहीं हो पाया, हमें कंपनसेशन दो, ठीक है, और कंपनसेशन की मांग करेगा, तब देन कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द ट्रांसफरी शैल बी ट्रीटेड एज सेल्स कंसीडरेशन। गवर्नमेंट बोला ना कि ऐसे तो बार बार ये लोग अपने में कुछ इंटरनल सेटिंग करके डिफॉल्ट करते रहेंगे और उसको कंपनसेशन मिलता रहेगा, किसको? ट्रांसफरी को। मान लो ब्लैक मनी को तो वाइट किया जा सकता है इस रास्ते से, एग्रीमेंट कर लिया और बोला कि ठीक है तो मेरा कैश पैसा रख ले ट्रांसफरर को और बाद में हमको कंपनसेशन बोल के दे देना और हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ट्रांसफरर ट्रांसफरी के बीच एग्रीमेंट हो गया, देखो खेला कहां पे हो रहा है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच एग्रीमेंट हो गया, ट्रांसफरी ने कैश पैसा ट्रांसफरर के घर भिजवा दिया, बोला कि अपने एग्रीमेंट कर लेते हैं, बाद में डिफॉल्ट कर देंगे और तुम हमको बोलना कि ये लो हम कंपनसेशन दे रहे हैं तुमको और टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, तब तो उसका पैसा व्हाइट होता रहेगा। हो सकता है ना ऐसा, लोग कर सकता है, तो गवर्नमेंट बोला ये चलेगा नहीं, हम सब निगाह रख रहे हैं और बोल दिया कि अगर ट्रांसफरी को जो भी मनी रिसीव होगा डिफॉल्ट कॉम्पनसेशन के तौर पे उसको सेल्स कंसिडरेशन हम समझेंगे। गवर्नमेंट बोला इसके ऊपर भी टैक्स चाहिए हमें, ठीक है। सेल्स कंसिडरेशन अगेंस्ट ट्रांसफर ऑफ द परचेजिंग राइट एंड चार्ज टू कैपिटल गेन, और ये किस हेड में टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। ट्रीटमेंट ऑफ कंपनसेशन पेड बाय द ट्रांसफरर शैल बी एड अंडर नेचर ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड, यहाँ पे राइट टू परचेज, नेचर ऑफ ट्रांसफर रिलिंक्विशमेंट होगा,
फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील रहेगा, सेल्स कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ कंपनसेशन को माना जाएगा। मतलब ये आपको मेन ध्यान रखना है कि सेल्स कंसिडरेशन किसको माना जाएगा, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। जो भी कंपनसेशन देगा उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। ये याद रखना, सम्स में मिलेगा आपको, इस तरह के भी सम्स मिलेंगे। अब हम लोग नया चीज यहां पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन सर्टेन केसेस। ये केस लॉ के साथ आपको ये पढ़ना है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन सर्टेन केसेस। देखिए, एज पर द सुप्रीम कोर्ट इन सीआईटी, सीआईटी का फुल फॉर्म होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, वर्सेस वानिया सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, एनी कॉम्पनसेशन रिसीव्ड एज इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी टैक्सेबल, however with effect from assessment year 2000-2001 section 45 subsection 1A has been inserted। एक नया सेक्शन इस ईयर से इंसर्ट कर दिया गया, एक नया सेक्शन को इस ईयर से डाल दिया गया, एक नया सेक्शन इस ईयर से डाल दिया गया। देखो क्या बोला है, में इंसर्टेड विच नलिफाई द इंपैक्ट ऑफ द अबव केस लॉ टू सम एक्सटेंट। एज पर प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एनी कॉम्पनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर द स्पेसिफाइड डैमेज इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। वो डैमेज किस वजह से होगा तब ट्रांसफर माना जाएगा। बोला कि अगर आपका कोई कैपिटल एसेट्स है, डिस्ट्रक्शंस हो गया है और फिर उसके बदले आपको इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन दे रहा है, ठीक है, तो वह डिस्ट्रक्शंस किस नेचर का होना चाहिए। मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट करके आपको पढ़ाऊंगा। एज पर प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एनी कॉम्पनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर द स्पेसिफाइड डैमेज। वो डैमेज, स्पेसिफाइड डैमेज का यहां पर नीचे में डेफिनेशन भी आपको दिया हुआ है, ठीक है मेरे बच्चों। स्पेसिफाइड डैमेज, specified damage is treated as transfer. Such transfer are liable to capital gain in the year of the receipt of compensation. मतलब जिस ईयर में कॉम्पनसेशन मिलेगा उस ईयर में कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल उसको माना जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को। अब स्पेसिफाइड डैमेज किस वजह से होगा तो उसको स्पेसिफाइड डैमेज माना जाएगा। डैमेज कॉज्ड बाय द फ्लड, टाइफून, हरिकेन्स, साइक्लोन, अर्थक्वेक एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज। मतलब अब बस याद रखो, नेचुरल कैलामिटीज अगर कुछ भी होगा तब डैमेज होगा तो कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देगी, कॉम्पनसेशन मिल जाएगा और मिलने के बाद उसके ऊपर कैपिटल गेन हेड में टैक्स लग जाएगा। समझ आ रहा है। फिर राइट्स और सिविल डिस्टर्बेंस होगा तो मतलब दंगा, ठीक है। उसके बाद एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन होगा तो एक्शन बाय एन एनिमी और एनी एक्शन टेकन इन कॉम्बैटिंग एन एनिमी। मतलब अगर कोई फॉरेन कंट्री से हमारा कोई अगर लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है एनिमी कंट्री से, तब के सिचुएशन में भी है। यहां पर कॉज ऑफ डैमेज के लिए पूरा चार्ट बना के आपको दिया, ध्यान से देखो इस चार्ट को आप लोग मेरे बच्चों। बोला है कि स्पेसिफाइड होगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा, ट्रीटेड एज ट्रांसफर, दस लायबल टू कैपिटल गेन। लेकिन अगर स्पेसिफाइड है लेकिन कोई क्लेम नहीं मिला तो नो कैपिटल गेन। एकदम निगाह डाल के रखा है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी। साइक्लोन में तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुमको मिला पैसा, इंश्योरेंस कंपनी ने तुमको दिया, उसको तो खबर है सारा किसको पैसा मिल रहा है। बोला कैपिटल गेन हेड में टैक्स दे दो। कोई क्लेम नहीं मिला, ठीक है कोई बात नहीं, मत दो। और बोला कि अदर कोई तरह का अगर डैमेज हुआ स्पेसिफाइड डैमेज के अलावा तो नो ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा है, टैक्स लेने के लिए सारे नियम बदल दिए गए। ये सेम चीज लिखा है कि कब तक आपको डैमेज के लिए इसका कुछ अच्छा, ये कॉम्पनसेशन आपको काइंड में रिसीव होगा, कैश में रिसीव होगा, उसके लिए भी रूल्स आपके अलग अलग हैं। थोड़ा इसको आप लोग देख लो बच्चों, दिख रहा आप लोगों को। सेल्स कंसिडरेशन, अगर आपको इफ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड इन कैश, कैश में कॉम्पनसेशन मिलेगा तो जो कॉम्पनसेशन आपको मिला है उसी वैल्यू के ऊपर उसको एक कंसिडरेशन वैल्यू माना जाएगा और उसके ऊपर टैक्स देना होगा। अगर कॉम्पनसेशन आपको काइंड में मिल रहा है तब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द
assets which you are receiving as a compensation. अगर यहां पर बोला है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर हुआ है या एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर, एज यूजुअल जो रूल्स हम लोग पहले जैसे ट्रीटमेंट करते थे सिमिलर वे में करेंगे. इंडेक्स बेनिफिट अवेलेबल टिल ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शंस. टिल ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शंस हम लोग इंडेक्स बेनिफिट लेंगे. टैक्सेबल रेट, जिस रेट पे इन द ईयर ऑफ द रिसीट ऑफ कंपनसेशन, जिस ईयर में कंपनसेशन मिलेगा उस ईयर में जो टैक्स रेट चलेगा उसी रेट से टैक्सेबल होगा, और रिसीट ऑफ कंपनसेशन वाले ईयर के हिसाब से. दिख रहा है ना आपको? तो ये आपको दिमाग में रखना है इसको. देन अगला पॉइंट है, अगर मान लो आपको कंपनसेशन मिला, ये पढ़ो क्या लिखा है, ये थोड़ा बचाया, फायदे का चीज है इसलिए इसको पढ़ो. कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर डैमेज ऑफ मशीनरी shall be treated under section 41 subsection 1 to the extent expenditure incurred on repair or renovation of the damaged machinery, and such repair or renovation expenditure shall be allowed under section 31. मतलब जितना रुपए का आपने ये किया है ना उसके ऊपर टैक्स खर्चा किया, उसको रिनोवेशन रिपेयर के ऊपर उतना खर्चा आप माइनस कर सकते हो. ठीक है. बोला है however compensation in excess of the repair or renovation expenditure shall be treated as capital receipt and shall not be liable to tax under section 45 subsection 1 shall not be applicable as there is no transfer of the capital assets. ये भी बेनिफिट का चीज है. बोला compensation in excess of repair and renovations, जितना का आपने रिनोवेशन और रिपेयर में खर्चा किया उससे ज्यादा का कंपनसेशन आपको मिल गया तो भी उसको इनकम टैक्स हेड में टैक्सेबल नहीं माना जाएगा. कैपिटल रिसीट माना जाएगा लेकिन नॉट लायबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1. इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं. नेक्स्ट पढ़िए आप लोग, यहां पर क्या लिखा है. कॉम्पनसेशन रिसीव्ड फॉर एनी अदर डैमेज ऑफ कैपिटल एसेट्स. कॉम्पनसेशन रिसीव्ड फॉर एनी अदर डैमेज ऑफ कैपिटल एसेट्स. एग्जाम्पल आपको दिया है. दूसरे स्पेसिफाइड डैमेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे तरीके से अगर डैमेज हो रहा है तब की मैं बात कर रहा हूं. जैसे लॉस ऑफ कैपिटल एसेट्स ड्यू टू थेफ्ट, चोरी हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, संक ऑफ शिप, जहाज डूब जाना समुद्र के अंदर, ड्यू टू टेक्निकल एरर एक्सेट्रा, ऐसे समय में शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट एंड शैल नॉट बी टैक्सेबल. इसको कैपिटल रिसीट माना जाएगा लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा. ठीक है. फिर कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर एनी डैमेज टू नॉन कैपिटल एसेट्स. जो नॉन कैपिटल एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन ही मैंने फर्स्ट क्लास से पढ़ाया है. अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा कि सर नॉन कैपिटल एसेट्स क्या होता है. जो जो कैपिटल एसेट्स नहीं होता सब नॉन कैपिटल एसेट्स होता है, और कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन क्लास 1 के नाम है. फिर से क्लास देखना है आपको, समझ में आ जाएगा पूरा. एक क्लास सिर्फ वहीं पढ़ाया. देखो, कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर एनी डैमेज टू नॉन कैपिटल एसेट्स, एनी रेवेन्यू रिसिप्ट में बी चार्जेबल अंडर सेक्शन 28. Example, compensation received on theft of stock is trade shall be taxable as business income. ये सेक्शन अंडर सेक्शन 28 जो दिख रहा है ना, ये सेक्शन आपको मेरे बच्चों, ये आपको हम पढ़ाएंगे बिजनेस प्रोफेशन हेड के अंदर. बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर है एक, सुना है नाम आप लोग, उसमें पढ़ाएंगे. ये बोला है कि अगर कोई आपका स्टॉक इन ट्रेड है, दुकान में आपने जो अपने गुड्स कमोडिटीज रखा है बेचने के लिए, चोरी हो गया, उसका कॉम्पनसेशन आपको मिल रहा है तो कैपिटल गेन उसको नहीं माना जाएगा, उसको बिजनेस इनकम माना जाएगा और उस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा. टैक्स लेकिन देना पड़ेगा, हेड बस बदलेगा, टैक्स लेगा. ठीक है. तब उधर पढ़ लेंगे अपने. डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स विदाउट इंश्योरेंस, अगर बिना कोई इंश्योरेंस का अगर आपका एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गया, where an asset is destroyed and there is no insurance or insurance compensation is not received, neither under section 45 subsection 1a nor section 45 shall be attracted and destructions of assets shall not be treated as transfer, or cost of such assets destroyed is not an allowable loss under the income tax act. अब इंश्योरेंस ही नहीं था, ऑब्वियसली गरीब आदमी का होगा तभी इंश्योरेंस नहीं करा के रखा है. ना इंश्योरेंस था ना कॉम्पनसेशन मिला तो टैक्स गवर्नमेंट क्या चीज का लेने आएगा. सीधा सा बात है, टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर. चलिए एक सम करते हैं हम लोग इसके ऊपर. एक प्रॉब्लम सम से आपका ये चीज और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा. क्वेश्चन को बहुत खास समझ के ध्यान से आप लोग पढ़िएगा मेरे बच्चों, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है ना, अपना समझ के पढ़िएगा क्वेश्चन. देखो दिख रहा है आप लोगों को, लकी हैज अ हाउस प्रॉपर्टी
एक्वायर्ड ऑन 18/8/2009। लकी का अपना एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक्वायर कब किया था? 18/8/2009, यानी 9-10 ईयर के दौरान उसने खरीदा था, हाँ या ना? बोलो। For ₹6 lakh. He used the house for his own residential purpose. On 18/8/2012, he incurred capital expenditure on reconstruction of the house for ₹3 lakh. इसको इंप्रूवमेंट बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा? बोला जाएगा, ठीक है। फिर on 15/5/2020 मतलब प्रीवियस ईयर 20-21 के दौरान he brought office goods in flammable worth ₹1 lakh at home to be delivered to a party staying near to his home. वह क्या किया? He brought office goods, ठीक है, ऑफिस का गुड्स लाया, 1 लाख रुपए का जो घर पे रखा था, अपने घर के पास में रहने वाले पार्टी को डिलीवर करने के लिए। फिर क्या हुआ? At the night of that day, accidental fire took place and damaged the whole house property, furniture worth ₹5 lakh and business stock. उसका बिजनेस का स्टॉक भी जला करके राख कर दिया। फिर क्या होगा? फिर बोला इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिसीव्ड ऑन 18/8/2020। 18/8/2020 को इंश्योरेंस कंपनी का गाड़ी आया पैसे वैसे लेकर के, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, फॉर द हाउस 1 लाख इन कैश दिया, घर के लिए 1 लाख रुपया कैश कंपनसेशन उसको मिला। एंड अ न्यू हाउस अलॉटेड टू हिम, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 44 लाख रुपीज का है ऑन 18/8/2020। इंश्योरेंस कंपनी बोला, मतलब 2 फॉर्म में उसको कंसिडरेशन मिल रहा है, कैश में 1 लाख रुपया और काइंड में 44 लाख रुपीज का। अभी ट्रीटमेंट पीछे पढ़ा के आया हूं बच्चों। देखो ये सब चैप्टर्स ऐसा है ना कि आपने जो लो में पढ़ाई किया होगा पहले कभी ये चैप्टर्स को भी अपने ग्रेजुएशन के दौरान, तो वो आपका लेवल बहुत नीचे था। ये जो मैंने अभी रूल्स पढ़ा है ना, उसको रिपीट जाके आज ही के दिन आपको पढ़ लेना होगा, नहीं तो हो सकता है कि आप इसको हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगे दोबारा पढ़ोगे तो। आज का आज पढ़ के इस टर्म्स को देख लेना है, ठीक है। देखो क्या बोला है ना कि उसको 2 फॉर्म में कंसिडरेशन मिल रहा है, कैश और काइंड। फिर फॉर हाउस होल्ड फर्नीचर 2 लाख रुपया मिला और स्टॉक के लिए 80,000 रुपया मिला। बोला इन सबका टैक्स ट्रीटमेंट, और तुम लोगों को टैक्स ट्रीटमेंट के लिए बुलाया। स्टेट टैक्स ट्रीटमेंट अंडर द कैपिटल गेन, कैपिटल गेन हेड में इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। और हाउ शेल योर आंसर डिफर इफ सच कंपनसेशन इज रिसीव्ड बाय द एसएससी ऑन 15/4/2021। 15/4/2021 मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 हो जाता। जिस ईयर में फायर हुआ उसी ईयर में इसको मिल गया कंपनसेशन। अगर उस ईयर में नहीं मिलकर के अगले ईयर 21-22 के दौरान मिलता तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट तब आप क्या करते, ये आपको बताना है। 2 सवाल आपसे किया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, मतलब पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसे कैसे समझोगे इसको, ये पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में है ना बच्चा लोग? क्वेश्चन आपके दिमाग में है, मैं पूरा एक एक चीज इधर ही समझाऊंगा आपको, इधर ही समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। ध्यान से देखिए क्या हुआ। यहां पे बोला है ना एज डैमेज अकर ड्यू टू एक्सीडेंटल फायर। किस फायर से डैमेज हुआ था? एक्सीडेंटल फायर की वजह से हुआ था। एंड सच केस इज गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A, जिसको मैंने अभी पढ़ाया था अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले। दिखा दूं क्या फिर से सेक्शन बैक में जाकर के? ये रहा, यही सेक्शन मैंने आपको अभी आज की क्लास में पढ़ाया था। ये अभी दिख रहा है? अब देखो ये लाइन में क्या बोला है जिससे आपको पूरा चीज समझ में आएगा। क्या बोला? डैमेज ऑकर ड्यू टू एक्सीडेंटल फायर, जानबूझ के फायर की एक्सीडेंटल फायर हुआ, इसलिए सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A इसको कवर करेगा। कैसे निकाला जाएगा कैपिटल गेन? सेल्स कंसिडरेशन ऑफ हाउस, उसको कैश और काइंड दोनों मिला के 45 लाख रुपए का मिला है। बेचा था क्या? क्या लकी ने अपना घर बेच दिया था? एक्सीडेंटल फायर में उसका घर जल गया और
और एक्सीडेंटल फायर में जलने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या दे रहा है? कॉम्पनसेशन। लेकिन मोदी की नजर उसके ऊपर गड़ी हुई थी। इसने बोला हम तो इसको क्या समझेंगे? कैपिटल गेन समझेंगे। काइंड में तुम कंसिडरेशन लिए, स्पेसिफाइड डैमेज हुआ। समझ में आया ना? क्या बोला? 1 लाख और 44 लाख कैश और काइंड दोनों, घर के लिए जो मिल रहा 45 लाख जोड़ लिया। ये पैसा उसको घर के लिए मिला था जो उसका घर जल गया था। फिर क्या हुआ? एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर नहीं दिया था, क्वेश्चन में नील था। इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6 लाख रुपया में उसने 9-10 ईयर में 2009-10 ईयर में उसने खरीदा था। तो 6 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ फायर या इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ द रिसीविंग ऑफ द कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन जिस ईयर में उसको मिल रहा है, ये 301। अगर आपने क्लास किया होगा 1 और 2 तो 301 के बारे में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो। 301 क्या है? ओके, जस्ट गो एंड वॉच क्लास नंबर 1 एंड 2। 301 प्रीवियस ईयर, मैं बोल दे रहा हूं, 301 प्रीवियस ईयर 2021 का इंडेक्स है, जो इंडेक्स चार्ट में इसी चैप्टर में दिया। मैंने इंडेक्स चार्ट भी आप लोगों को दिखा रखा है। और 148 2009-10 का इंडेक्स है, ये भी दिया हुआ है आपके चार्ट में। तो हम लोग न्यूमरेटर में हमेशा इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर और यहां पर डिनोमिनेटर में इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ परचेज लेते हैं एक्विजिशन के समय, है ना। दूसरा आपको बोला इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो फिर से यहां पर 301/200 इंप्रूवमेंट कौन सा ईयर में इसने करवाया था अपने प्रॉपर्टी में? यहां लिखा हुआ है इंप्रूवमेंट इसने कौन से ईयर में करवाया था बच्चा लोग? देखो यहां लिखा हुआ है इंप्रूवमेंट इसने अपने घर का कराया था 12-13 में। 18/8/2012 को कराया था ना, तो 12-13 ईयर में, 12-13 ईयर का इंडेक्स होता है 200। थोड़ा पीछे जाना होगा, वो चार्ट भी आपको मिल जाएगा, सबके बुक में है। समझ में आ रहा है ना? तो ये भी यहां पर इंडेक्सेशन भी कंसिडर किया जाएगा और ये दोनों वैल्यू को ऐड करके इधर माइनस करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसको मान लिया गवर्नमेंट। बोला कि तुमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, टैक्स दो। ठीक है, टैक्स दो, ले लिया। अब आया फर्नीचर की बारी। बोला कि तुम्हारा घर था, आग में जल गया एक्सीडेंटल फायर में, कोई बात नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लो। घर दे रहा है तो घर ले लो, जितना का ले रहे हो उसके ऊपर टैक्स दे दो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये हुआ कितने का? 28,28,230। इसी वैल्यू के ऊपर टैक्स लेगा। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात? आगे देखो, फर्नीचर भी उसका जला था, उसके लिए भी कॉम्पनसेशन उसको मिला था। नो कैपिटल गेन लाइबिलिटी अराइजेस एज फर्नीचर इज अ पर्सनल एसेट्स ऑफ द एसएससी एंड हेंस नॉट अ कैपिटल एसेट्स। ये भी जला, पैसा भी मिला, लेकिन इसके ऊपर टैक्स देना है क्या? नहीं। कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन लॉस ऑफ फर्नीचर शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट एंड हेंस नॉट लायबल टू टैक्स। मैंने अभी अभी पढ़ाया था कि कैपिटल रिसीट होगा लेकिन इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। दिखा देता हूं मैं रूल्स, ठीक है ना। यहां पे नॉन कैपिटल एसेट्स, यहां पे नॉट लायबल टू टैक्स, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल रिसीट होगा लेकिन इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। फर्नीचर ये सब पर्सनल एसेट्स है, इसकी वजह से। इसके बाद अगले पॉइंट पे चले आओ आप लोग। जो फिर क्या जला था उसका? ये तो फर्नीचर जला था, 2 लाख रुपया, इसके लिए कंपनसेशन मिला था, 2 लाख रुपया ले लिया, कैपिटल रिसीट है लेकिन नॉट लायबल टू टैक्स, टैक्स नहीं लगेगा। फिर स्टॉक भी उसका चल गया था, जो बंधु को लाने के लिए वह दिया था, स्टॉक ला के अपने घर में रखा था कि अगले सुबह उसके घर जाऊंगा, सुबह सुबह चाय पीऊंगा और उसको अपना गुड्स दे करके पैसे कमाऊंगा, लेकिन रात में एक्सीडेंटल फायर में जल गया। 80,000 रुपीज उसके लिए भी उसको कॉम्पनसेशन मिला। क्या हो जाएगा यहां पर देखो बच्चों, कॉम्पनसेशन रिसिव्ड कितने रुपए का वह लेकर के आया था गुड्स अपने शॉप से बंधु को देने के लिए? 1 लाख रुपए का, है ना। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का गुड्स लाया था उसको देने के लिए, और कॉम्पनसेशन कितने का मिला? 80,000 का मिला। देखो, है ना, लिखा है कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन लॉस ऑफ स्टॉक शैल बी लायबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 28।
है ना। कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन लॉस ऑफ स्टॉक शैल बी लायबल टू टैक्स। टैक्स कौन से सेक्शन में लगेगा? 28। कौन सा? हेड कौन सा? बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्स लगेगा, उसको बिजनेस का इनकम माना जाएगा ना। इट इज गिवन केस लॉस ऑफ ₹20,000, 20,000 रुपए का लॉस हो गया ना, 1 लाख का स्टॉक था, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 80,000 रुपीज दिया। शैल बी अलाउड अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब बिजनेस प्रोफेशन हेड में वो 20,000 रुपए का लॉस अपना वहां माइनस कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है, ठीक है, ये कर सकता है। तो ये आपका बोला इन सच अ केस कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन 15/4/2021 then the capital gain of 28,28,230 as computed above shall be taxable in the assessment year 22-23। अरे एक सवाल पूछा था ना कि अगर वही कैपिटल गेन उसको होता 15/4/2021 में, 15/4/2021 मतलब असेसमेंट ईयर 21-22, तो 21-22 प्रीवियस ईयर हो गया ना। प्रीवियस ईयर 21-22 का टैक्स कब देना पड़ता है? उसके आने वाले साल में 22-23 में, ठीक है ना, जब तुम्हारे जूनियर भाई बहन आएंगे पढ़ने के लिए उनके लिए वही रहेगा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, तो उनके ईयर में ये जाकर के टैक्सेबल होगा। बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट दिया इसका। आगे पढ़ो नए सेक्शंस। ये आप लोग घर में होमवर्क में बना लेगा इस क्वेश्चन को। कोई ऐसा चीज है जो इसमें आपको समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपको सॉल्व समझाया आपको, लेकिन एक ही मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि लिख के बना लेना इसको, क्योंकि आपका ब्रेन और आपका फिंगर दोनों का वाईफाई एक साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। आपने लिख के नहीं बनाया, समझा दिया मैंने अच्छे से इसको, तो फिर आप मेमोराइज तो भी रख लोगे, समझ गए हो, लेकिन एग्जाम्स में इसको करते हो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर बैठोगे। तो इसको जाकर के आज ही मैं जानबूझ के ही अभी तुम लोगों को क्लास में यहाँ पे मैं खुद सॉल्व करके नहीं दिया कि कॉपी में लिख जाएगा तो फिर मतलब खत्म हो जाएगा तुम लोगों का। तो आज ही जाकर के रूल्स पूरा एक बार स्टडी करना है, पढ़ना है, और देन आफ्टर ये प्रॉब्लम सम आज के आज ही अपने कॉपी में कर लेना है, ठीक है, ताकि एग्जाम्स में आए और करके आ जाओ। अगला सेक्शंस पे हम आते हैं। स्टॉक इन ट्रेड को अगर हम कैपिटल एसेट्स को अगर हम स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे और उसके ऊपर कैपिटल गेन होगा तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में बदल रहे हैं, क्लियर मेरी बात? बोला है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 85-86 ऑनवर्ड्स, ठीक है, तब से कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में 1985-86 से कोई भी कैपिटल एसेट्स को अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसको ट्रांसफर ट्रीट किया जाएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन वेरियस टर्म्स टू बी इंटरप्रेटेड एज अंडर। सेल्स कंसिडरेशन कितना माना जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्जन। जिस डेट पे कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जाएगा उस डेट पे उस कैपिटल एसेट्स का जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा वही फेयर मार्केट वैल्यू को हम लोग सेल्स कंसिडरेशन ट्रीट करेंगे। दूसरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एज यूजुअल रूल्स। इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल इफ एनी टिल द ईयर ऑफ कन्वर्जन। टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द स्टॉक इज एक्चुअली सोल्ड। स्टॉक को जब एक्चुअली बेचा जाएगा उस ईयर में कैपिटल गेन होगा, कन्वर्जन वाले ईयर में नहीं। जिस दिन हमने कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया उस समय नहीं टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा उस ईयर में जब उस स्टॉक को एक्चुअली बेचा जाएगा। जैसे मान लो मैं कन्वर्जन कर दिया 17-18 में लेकिन मैं बेच रहा हूं 2021 में, तो टैक्सेबल 2021 में होगा। टैक्सेबल रेट क्या होगा? एज एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ एक्चुअल सेल्स ऑफ द स्टॉक। स्टॉक जिस ईयर में एक्चुअली सेल्स होगा उस ईयर में जो टैक्स रेट होगा वही टैक्स रेट लिया जाएगा। और ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल सेल्स वैल्यू एंड फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन के डेट पे अगर एक्चुअल सेल्स वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू के बीच अगर डिफरेंस हो जाएगा तब क्या करेंगे? एक्चुअल सेल्स वैल्यू माइनस फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन माइनस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर शैल बी ट्रीटेड एज द बिजनेस इनकम। तब बिजनेस इनकम कितना माना जाएगा? क्योंकि हमने तो अभी उसको स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर रखा है, तो बिजनेस इनकम कितना माना जाएगा? एक्चुअल सेल्स वैल्यू माइनस फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ
ट्रांसफर, जो अमाउंट बचेगा उसको बिजनेस इनकम कंसिडर कर लिया जाएगा। इसके ऊपर ये सम्स है, ये सम्स अपने करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिए, अली हैज 10,000 शेयर्स ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्ड ऑन 15/5/1981 फॉर ₹12 each। 12 रुपए के रेट से खरीदा था। फिर क्या हुआ यहां पर, ऑन 15/7/1983 ही कन्वर्टेड 6,000 ऑफ सच शेयर्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। वह क्या किया, 6,000 शेयर को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, 83 में किया। ऑन दैट डेट मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर वाज ₹15 each। On 1/5/2007 he further converted 2,000 of such shares into stock in trade। वह फिर से 1/5/2007 को यानी 7-8 ईयर में आकर के उसने फिर से 2,000 अपने शेयर्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया। ऑन सच डेट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स वाज ₹30 each, और उस डेट पे फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, 30 रुपया था। ऑन 17/2/2021 यानी 20-21 ईयर में he sold all shares for ₹225 each। सारे शेयर्स को सेल कब कर दिया, 20-21 ईयर में आकर के उसने 2021 ईयर में आके 225 रुपए में बेच दिया। ओके ना। फिर क्या, ब्रोकरेज इनकम 2% स्टेट टैक्स ट्रीटमेंट। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स एज ऑन 1/4/2001 16 रुपीज था। एज फॉर 2001 को उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, 16 रुपीज। मेरे बच्चों, पहली बार जब उसने कन्वर्जन किया है वह 83 में हुआ है। कब हुआ है, मतलब 83-84 ईयर में। और हमारा रूल्स किस ईयर से शुरुआत हुआ था, 85-86 ऑनवर्ड्स, है ना। ध्यान दो अब इस क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे इसको 3 कैटेगरी में बांट के हम लोग समझेंगे। कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में, ठीक है। 3 कैटेगरीज में इसको हम लोग बांट के समझेंगे। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है आपका, सॉल्व भी यहीं पर है। इन द गिवन केस शेयर हेल्ड बाय अली कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। एक देखो 6,000 शेयर का कैटेगरी, जो पहली बार उसने कन्वर्ट किया था 83 में, है ना। बोला है 6,000 शेयर्स बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड एज ऑन 15/7/1983, जो 85-86 के पहले की घटना है। is applicable on the conversion effect on or after 1/4/1984 on conversion of 6,000 shares section 45 subsection 2 shall not be applicable। होगा क्या उस ईयर में, क्योंकि वो 85-86 के पहले की बात है। Hence on transfer of such assets no capital gain arise। एग्री हो इस बात से मेरे बच्चों। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 85-86 के ऑनवर्ड्स किसी भी अगर कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जाएगा तो वह ट्रांसफर ट्रीट किया जाएगा एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, और तब उसके हिसाब से उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन ये जो कन्वर्जन हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड में वो 85-86 के पहले की बात है, तो क्या यह ट्रांसफर माना जाएगा, क्या इसके ऊपर कैपिटल गेन होगा, नहीं होगा। कितना आसान बात है ना समझना ये वाला। आते हैं दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं। क्वेश्चन भी आपके सामने, आंसर भी आपके सामने। दूसरा, फिर से 2,000 शेयर्स को उसने कन्वर्ट किया था 1/5/2007 को, ये तो कैटेगरी में आएगा। 2007 1/5/2007 कौन सा ईयर हो गया, 7-8। कौन सा ईयर, 7-8। 2,000 shares being converted into stock in trade as on 1/5/2007 as per section 45 subsection 2 such conversion shall be deemed to be the transfer under section 2 subsection 47 and liable to tax in the year of the actual sales। एक्चुअल सेल्स कब हो रहा है उसका, एक्चुअल सेल्स हो रहा है 20-21 में। कब हो रहा है, 20-21 में हो रहा है। 225 रुपए करके ऐसा लिखा हुआ इधर, इधर दिख रहा है। फॉर दिस पर्पस ये बोला, इसके लिए अपने को क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन वाले डेट पे फेयर मार्केट वैल्यू 30 रुपया दिया हुआ था, है ना। ₹30 शैल बी ट्रीटेड एज सेल्स कंसिडरेशन। डेट ऑफ कन्वर्जन में जो फेयर मार्केट वैल्यू था 30 रुपीज करके, उसी को सेल्स कंसिडरेशन माना जाता है, ऐसा रूल्स बोलता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं।
And fair market value as on 1/4/2001 shall be considered as the cost of acquisition. अपना इंडेक्सेशन कब से शुरुआत हुआ था? 1/4/2001 से। ये एसेट्स खरीदा कब गया था? एक्विजिशन कब हुआ था? 83 में हुआ था। तो 83 का इंडेक्स अपने पास है क्या? तो उसका फेयर 1/4 पहला वाला ईयर से हम लोग कंसिडर करेंगे, यानी एक्विजिशन उसका 1/4/2001 को समझा जाएगा, कन्वर्जन उसका हुआ है 2007-8 में, है ना? तो उस ईयर में कन्वर्जन जब हुआ है तब का फेयर मार्केट वैल्यू उसका सेल्स कंसिडरेशन बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2001 वाले वैल्यू को लिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2001 वाले वैल्यू को लिया जाएगा, क्योंकि इसका एक्विजिशन 1983 में हुआ था, है ना? अच्छा, यहां पे बोला है ना, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल्स वैल्यू, 225 रुपए एक्चुअल सेल्स वैल्यू है इसका, एंड फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन 30 रुपीज शैल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। अभी अभी पढ़ाया था कि एक्चुअल सेल्स वैल्यू माइनस फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन और माइनस एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर। यहां पर एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर नहीं है, कुछ भी नहीं होने की वजह से हम लोग नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 225 माइनस 30 रुपया ले रहे हैं, 195 आएगा। इस 195 रुपीज पर शेयर को अपने क्या समझेंगे? बिजनेस इनकम समझा जाएगा। क्या आप नहीं समझ पा रहे हो? कैटेगरी बी समझ में आया आपको? कैटेगरी सी में आ जाओ आप लोग। यहां पे क्या बोला है, इसका अपने सॉल्व किया है कैटेगरी सी में आकर के। देखिए 2000 शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, सेल कितना शेयर टोटल उसके पास था, एक बार देखते हैं ना। टोटल शेयर उसने पहली बार कितना खरीदा था? 10,000। 6,000 शेयर उसने क्या किया? कन्वर्ट किया, और बहुत पहले कन्वर्ट कर लिया था, 85-86 के पहले कन्वर्ट कर लिया था। 2000 को बाद में कन्वर्ट किया, तो 2000 को जो बाद में कन्वर्ट किया उसका एक्चुअल सेल्स वैल्यू इज ₹225 पर शेयर एंड द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इज ₹30 पर शेयर। तो 225 माइनस आप कर दो, कितना? 225 रुपया करके बेचा था ना, 225 माइनस 30 कर दो, 195 रुपीज पर शेयर बिजनेस इनकम उसका हो गया। कैटेगरी 2 मैंने यही समझाया आपको। कैटेगरी 3 में हम आते हैं मेरे बच्चों। मेरे बच्चों कैटेगरी सी में चले आओ आप लोग। आ गए हो? बोलो। देखो कैटेगरी सी में क्या बोला है, 10,000 शेयर था, 6,000 2,000 उसका चला गया, अब बचा कितना? 2,000। बोला है 2,000 शेयर्स रिमेन्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट हुआ रखा है उसको, 2,000 शेयर्स को, 2,000 शेयर जो उसके पास है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने पास रखा है। 2,000 शेयर्स रिमेनिंग हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स शैल बी लायबल टू कैपिटल गेन। जो शेयर अभी भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा था, अरे बाबा उसके पास 10,000 शेयर था, 2 बार उसको अपने उस शेयर्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया था, लास्ट का 2,000 शेयर बच गया था जिसको वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा था, यानी उस समय पैसा लगाया था जब खरीदा था तब इन्वेस्टमेंट के बोल करके, बाद में उसने कुछ को स्टॉक इन ट्रेड में बदल दिया, लेकिन 2,000 तो रखा था जिसको वो स्टॉक इन ट्रेड में नहीं बदला था, मतलब अभी भी वो एज ए इन्वेस्टमेंट उसको रखा था, हाँ या ना? रखा था। अब बोला है यहां पर ट्रांसफर ऑफ सच शेयर शैल बी लायबल टू कैपिटल गेन। जो आपका एसेट्स इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप होल्ड करके रखते हो और फिर उसको अगर बेचते हो, कैपिटल एसेट्स माना जाता है और उसके ऊपर कैपिटल गेन हेड में टैक्स लगता है। हाँ देखो इसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी, 2,000 शेयर जो उसका है, ये तो आपका किया है ये कैटेगरी बी वाले का, कैटेगरी बी वाले का, कैटेगरी सी वाले का, दोनों का आपको मैं समझाता हूं। देखो ध्यान से, कैटेगरी बी का पहले समझो, कैटेगरी सी का भी समझो साथ साथ। सेल्स कंसिडरेशन 2,000 इंटू 30 रुपया, 30 रुपया क्यों लिया है? मैंने बोला मैं कैटेगरी ए में तो एकदम कैपिटल गेन होगा ही नहीं, बिजनेस इनकम भी नहीं माना जाएगा उसको, है ना? कैटेगरी बी वाले में चले आइए। कैटेगरी बी वाले में बोला है कि 2,000 शेयर्स का कन्वर्जन हुआ है स्टॉक इन ट्रेड में, 2007-8 में हुआ है। जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ है, जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ है
उस ईयर में जो फेयर मार्केट वैल्यू था वही सेल्स कंसिडरेशन माना जाता है, और फेयर वैल्यू 30 रुपीज पर शेयर था। तो यहां पे 2000 इंटू 30 60,000 रुपया हो गया। एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर निल है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन उस ईयर का माना जाएगा जिस ईयर में उसने खरीदा था, तो खरीदा तो बहुत पहले था 2001 के पहले, तो 1 for 2001 वाले वैल्यू को यहां पर एक्विजिशन का कॉस्ट लिया जाएगा। यहां पर 2000 इंटू 16, 16 क्यों लिया है, 16 क्यों लिया है कोई बोलेगा? 16, 2000 इंटू 16 क्यों लिया है कोई बोल सकेगा? सीधा बात है बच्चों, मार्केट वैल्यू एज फॉर 1 for 2001 इज ₹16। नहीं समझ में आ रहा है? ये एसेट्स, एक मिनट, ये एसेट्स परचेज कब किया था? परचेज किया था 83 84 में, है ना? क्या उस समय का इंडेक्स अपने पास अवेलेबल है? नहीं। जब नहीं होता है तो उसके लिए इंडेक्स उस ईयर जो एसेट्स, ये पहला दूसरा क्लास में पढ़ाए होंगे, जो ईयर हम लोग का 2001 के पहले का खरीदा हुआ है, 1 for 2001 के पहले का खरीदा हुआ एसेट्स है, उसके लिए हम लोग इंडेक्स वैल्यू कौन सा लेंगे? 1 for 2001 को जो एसेट्स का वैल्यू होगा उसी को लिया जाता है ना? कौन सा एसेट्स के लिए? जो एसेट्स 1 for 2001 के पहले का खरीदा हुआ है। तो 1 for 2001 वाले डेट पे उसका दाम है 2000 इंटू 16 रुपया, एक का दाम है 16 रुपया, 2000 इंटू 16 लेंगे, इंटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय द इंडेक्स बाय 100 कर देंगे। 100 क्यों कर रहे हैं? ये 100 होता है इंडेक्स 2012 का, जिस ईयर का ये वैल्यू लिखे हो, ये वैल्यू पूरा लिखा गया, ये तो नंबर ऑफ शेयर है और ये उसका वैल्यू है, मल्टीप्लाई करने से टोटल वैल्यू निकल जाएगा, इसलिए मैं ले रहा हूं। अब समझ में आया क्या? तो 2000 इंटू 16 इंटू 129, अच्छा ये 129 कब का लिया है? यहां पर कन्वर्जन वाले ईयर का। कन्वर्जन कब हो रहा है? 2007-8 में, ये रहा कन्वर्जन का डेट दिया हुआ है यहां पर, 2015-2007 को कन्वर्जन हो रहा है, और कन्वर्जन के लिए हम, और यहां पर 1/4/2001 का वैल्यू भी 16 रुपया दिया हुआ है। कन्वर्जन वाला ईयर 7-8 है, तो ईयर इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय द इंडेक्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स 2001 का लेंगे हम लोग, 1-2 का लेंगे, ठीक है? पहला साल का 100 रुपया लिया जाएगा। इंडेक्स टेबल याद है ना? क्लास नहीं देखा है क्या तुम लोग? कैसे तुम लोग एक्सप्रेस कर रहा है खुद को? क्लास देखा है ना? इंडेक्स बता दिया था मैं। अब आओ भाई यहां पे, तो ये आ गया आपका, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ हुआ नहीं था, शेयर्स में क्या इंप्रूवमेंट होगा? तो नील हो जाए, यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल गया, कैटेगरी सी में चले आइए। इसमें बोला है आपका सेल्स कंसिडरेशन 2000 इंटू 225 रुपया होगा। कैटेगरी सी वाला तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे होल्ड करके रखा था, उसको ड्रा करके अपने अपने ईयर में बेचा है, 2021 में उसको सेल किया, 225 रुपया करके सेल किया 225 रुपीज के रेट से, तो 2000 इंटू 225 ये 4,50,000। ब्रोकरेज भी उसको देना पड़ा है 2%, ऐसा सम्स में लिखा हुआ है, तो 4,50,000 का 2% 9,000 रुपया, ये आ गया नेट सेल्स कंसिडरेशन। इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ द इक्विजिशन लिया है 289 डिवाइडेड बाई 100। ये 289 कब क्यों लिया है? 20, ये एक्विजिशन कब किया था उसको? यहां पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन 289, देखो यहां पे इसके बारे में कुछ बोला है क्या? कैटेगरी सी वाले के बारे में। सेवनटीन टू 2021, 20-21 ईयर है, 20-21 ईयर का एक मिनट, हम आपको एक बार इंडेक्स टेबल पे लेकर आते हैं।
इंडेक्स टेबल निकल गया क्या? हाँ, 289 19-20 का, ये 19-20 का क्यों लिया है? सेल किया है 20 में, सेल किया क्या? 21-22 में किया है, 19-20 में तो किया नहीं है। मे बी चेंज कराना होगा ना आप लोगों को, आप लोग बुक्स में अपने अपने चेंज कर लो। यहां पे आपका ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैटेगरी सी वाला, इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल, और सेल कौन सा ईयर में कर रहा है? 17/2/2021, मतलब 20-21 में कर रहा है। तो 300 1/100 होगा ये। मेरे बच्चों, आप लोग अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में प्लीज इसको चेंज कर लीजिए, ये चेंज कर लीजिएगा आप लोग, 300 1/100 होगा ये, ठीक है? जिनके पास अभी स्टडी मटेरियल वो लोग चेंज कर लो, जिनके पास नहीं है वो लोग घर जाते ही चेंज कर लेंगे, और जिनके पास एकदम ही नहीं है वो लोग कॉपी में सॉल्व करेगा ये क्वेश्चन ऑब्वियसली। तो यहां पर कितना लेना है 289 के जगह पे? 301। अच्छा, अब आता है यहां पर बिजनेस प्रोफेशन हेड में कितना टैक्स उसको देना होगा। बिजनेस प्रोफेशन हेड में कंप्यूटेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन इन द हैंड्स ऑफ द अली। कैटेगरी ए वाला बिजनेस इनकम माना जाएगा और कैटेगरी बी वाला भी बिजनेस इनकम माना जाएगा। कैटेगरी ए वाला तो पूरा का पूरा ही माना जाएगा। यहां पर 6000 शेयर 225 रुपया करके बेचा है, फिर 2% ब्रोकरेज हो गया, नेट सेल्स कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। कॉस्ट कितने रुपए में वो खरीदा था? कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड 15 रुपया के रेट से वो खरीदा था। देखो, जब पहली बार खरीदा था तो कितना रुपया दाम से खरीदा था? 12 रुपया, और ये बोला फेयर मार्केट वैल्यू उसका दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू एज ऑन सच डेट 15 रुपया। कन्वर्जन जब कर रहा है तो 15 रुपया मार्केट वैल्यू यहां पर लिया जाएगा उसका कॉस्ट निकालने के लिए। यहां पे 15 यहां पे, तो ये आ गया आपका बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा कैटेगरी ए वाला। कैटेगरी बी वाला का डिफरेंस अमाउंट होगा 225, 2% का ब्रोकरेज 441 और 30 रुपया जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू होता है। मैंने फॉर्मूला बताया था ना, एक्चुअल सेल्स वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, एक्चुअल सेल्स वैल्यू दिए है माइनस ब्रोकरेज माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, बोला था फॉर्मूला। जो आएगा उसको अपने क्या बोल देंगे हम लोग? इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये लिख भी दिया, सारा ट्रीटमेंट यहां पे नीचे लिख दिया, क्यों 12 के जगह पे 15 लिया है, ये सब सिचुएशन लिख के दिया है। चलो ये नए रूल्स पे आप लोग आ जाओ। ये 2 सम अभी तक होमवर्क हो गया आप लोगों का, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क मैंने दे दिया, कॉपी पे भी आप लोग नोट डाउन कर लो। ये एक आपको 6 नंबर और 7 नंबर, ये 2 होमवर्क अभी आप लोगों को चला गया है, 6 और 7। सीए वाले बच्चे भी इसी का होमवर्क करेंगे, इसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से। आगे देखो, यहां पे बोला है आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों का, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स। डेप्रिसिएबल एसेट्स किसको बोलते हैं? वैसा एसेट्स जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन होना पॉसिबल है। डेप्रिसिएबल एसेट्स उसको बोलते हैं जो डेप्रिसिएट कर सकता है। तो यहां पर डेप्रिसिएबल एसेट्स पे अगर कैपिटल गेन अगर होगा तो उसकी कंप्यूटेशन हम लोग कैसे करेंगे? मीनिंग देखो, डेप्रिसिएबल एसेट्स का मतलब लिखा है द कैपिटल एसेट्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द डेप्रिसिएशन हैज बीन अलाउड अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 एज पर WDV मेथड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपको अभी तक बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड नहीं पढ़ाया है।
ये बोला है कि बिजनेस प्रोफेशन हेड में आपको सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन पढ़ना है। बिजनेस प्रोफेशन हेड में सेक्शन 32 में आपको क्या पढ़ना है? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन पढ़ने के लिए वहां पर ब्लॉक ऑफ एसेट्स बना हुआ है कि कौन सा ब्लॉक में कौन सा एसेट्स होगा और किस ब्लॉक का कितना रेट होगा। ये तब मैं आपको बताऊंगा जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। अगर आप देखना चाहोगे तो मैं बैक जाके दिखा सकता हूं ब्लॉक ऑफ एसेट्स का चार्ट। और अगर आप सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हो मेरी बात मान करके कि ऐसा ब्लॉक होगा, उसका रेट अलग अलग होता है ब्लॉक का, ये उस समय मैं दिखाऊंगा जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल यहां पे दिया आप लोगों को, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बीइंग नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का मतलब समझते हो, जो रहने के लिए घर है, जो हम लोग बिजनेस पर्पस में नहीं यूज करते हैं। On which no depreciation is allowed under Section Income Tax Act shall be treated as a non-depreciable assets। बोला है कि कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है जिसको बिजनेस में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में चार्ज नहीं होगा, वैसे एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स बोलते हैं फॉर द इनकम टैक्स पर्पस। उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स पर्पस में उसको हम लोग बोलते हैं नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स। ठीक है। फिर बोला whereas if the same house is used for the residence of employee of the business and depreciation has been claimed under IT Act। और वहीं अगर मैंने घर को क्या किया, अपने बिजनेस के एम्प्लॉय लोगों को रहने के लिए दे दिया, वो भी रेसिडेंस के लिए ही यूज हो रहा है लेकिन बिजनेस के एम्प्लॉय वहां पर रह रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस के काम में आ रहा है, तब उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा एज पर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और फिर उसको डिप्रिसिएबल एसेट्स ट्रीट कर लिया जाएगा। एसेट्स एक ही है लेकिन बस दो नजरिया से उसको जब देखा जा रहा है, तो एक नजरिए से वह डिप्रिसिएबल एसेट्स है तो दूसरे नजरिए से डिप्रिसिएबल एसेट्स वह नहीं है। और बात दोनों का एग्जांपल में आपने समझा। बोला नेचर ऑफ कैपिटल गेन, बोला कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स शैल बी ऑलवेज बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितने लोगों का एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस आता है? सीए में भी, सीएमए में भी, दोनों में आता है। ये सब चीजें पूछा जा सकता है कि अगर कोई डेप्रिसिएबल एसेट्स है उसके ऊपर कैपिटल गेन हो रहा है तो कौन सा कैपिटल गेन होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, बोथ, नॉन ऑफ द अबव। पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। क्या लिखोगे आप लोग? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑलवेज। दिखाई दे रहा है ये वर्ड? कितना दर्द भरा हुआ ये वर्ड है, ऑलवेज बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन बेनिफिट कैन नॉट बी क्लेम्ड ऑन सच एसेट्स। मतलब इंडेक्सेशन बेनिफिट इसमें नहीं यूज होगा, इंडेक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है। आगे कंप्यूटेशन कैसे करेंगे हम लोग? For computation of capital gain on transfer of such depreciable assets, refer depreciation under section 32 of the chapter business and gains of the profit and gains of the business and profession। वो चैप्टर पे आएंगे तो पढ़ेंगे, नोट पढ़ लो। Depreciable assets itself may be a long-term capital assets or short-term capital assets depending upon the period of holding, whether held for 36 months or not। However, gain on transfer of aforesaid depreciable assets short-term capital gain। बोला है कि ये डेप्रिसिएबल एसेट्स है, 36 महीने का कंसेप्ट आपको मैंने पढ़ा दिया है पहले क्लास में। फिर भी बोल रहा है कि डेप्रिसिएबल एसेट्स अगर है, इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके ऊपर जो भी गेन होगा उसको हमेशा कौन सा गेन ट्रीट किया जाएगा? शॉर्ट टर्म। ऑलवेज वर्ड दिखाया था ना उधर, हमेशा क्या कंसिडर किया जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसको माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने थोड़ा थोड़ा। चलो आज यहीं तक रहने दो, बहुत ज्यादा रूल्स पढ़ लियो आज तुम लोग। ठीक है, काफी ज्यादा दिक्कत देने लगेगा बाद में। अगले क्लास में इसको करेंगे थोड़ा ज्यादा करके। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों।